जी, तो हम लोग कंडेंसेशंस के फॉर्म्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था क्लाउड्स, ठीक है? क्लाउड्स पढ़ लिया था, क्लाउड्स के टाइप पढ़ लिए थे, क्यूमुलोनिम्बस क्या होता है, अल्टोस्ट्रेटस क्या होता है। हमने हर हर एक चीज़ को देखा यार, जितने भी क्लाउड्स थे, हर एक क्लाउड्स को अच्छे से देखा कि कौन-सा क्लाउड बारिश करेगा, कौन-सा क्लाउड बारिश नहीं करेगा, कौन-सा क्लाउड ज़्यादा देर तक बारिश करेगा, कौन-सा क्लाउड कम देर तक बारिश करेगा, कौन-सा क्लाउड में हेवी रेनफॉल होगा, कौन-सा क्लाउड में शॉर्ट रेनफॉल होगा, कौन-सा क्लाउड ज़्यादा एरिया तक एक्सटेंडेड होता है, कौन-सा क्लाउड कम एरिया तक एक्सटेंडेड होता है। हमने हर एक चीज़ को देखा, ठीक है? कौन-सा क्लाउड जो है वो हायर क्लाउड्स है, कौन-सा क्लाउड मिडल क्लाउड्स है, कौन-सा क्लाउड लोअर क्लाउड्स है। हमने हर एक चीज़ को देखा यार, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करा। तो कंडेंसेशन का एक फॉर्म क्लाउड्स हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग कंडेंसेशन का दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने लिखवाया था, वहाँ पे जाके आप लोग देखें कि फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन मैंने लिखवाया था। वो उसका फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखवाया था क्लाउड्स, दूसरा फॉर्म लिखवाया होगा सर फॉग, 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 फॉग। अब ये फॉग क्या होता है? वो स्प्रे नहीं, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो वाला नहीं है, ठीक है? फॉग। आपने कुहासा सुना है? कुहासा, कुहासा। कभी ऐसा फ़ील हुआ है? इस चचा की तरह कभी फ़ील हुआ है? देखिए, इस चचा को देखिए। सर ये जो इंसान है, ये कहीं जा रहे हैं सुबह-सुबह, ठीक है? हाथ में कुछ तो है इनके, सुबह-सुबह ही कहीं तो जा रहे हैं, ठीक है? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फ़ील कीजिए आप कि इसके इनके अगल-बगल कितना ज़्यादा धुंध है, कितना ज़्यादा कुहासा है। आई होप अभी ठंडा का दिन आने वाला है सर, ठंडा का दिन ऑलमोस्ट आ भी गया। ऑलमोस्ट डेली आपको ऐसा देखने को मिलेगा और कोई अगर पहाड़ी इलाका से होगा तो उसको तो मिलता ही होगा, ठीक है? तो ये धुंध कैसे बनता है? क्या है ये कुहासा? ठीक है? तो हिंदी में मैं अगर कुछ गलत स्पेल कर दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फॉग। अब ये होता क्या है फॉग? कैसे क्या होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। क्यों बन रहा है? कैसे बन रहा है? क्यों यहीं पे क्यों बनेगा? क्या-क्या कंडीशन चाहिए फॉग बनने के लिए? तो सुनिएगा, हम लोग अक्सर देख लेते हैं यार कि फॉग है मतलब बाहर में कुहासा है, तो बस हाँ, बस आम-चाल बोल-चाल भाषा में बोलते हैं, अच्छा बहुत-बहुत ज़्यादा कुहासा है, बस इतना ही बोल के हम लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी हम लोग सोचते नहीं है कि ये बना क्यों? तो प्योर ज्योग्राफी है और कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूँगा कि क्लाउड जो है, वो किस एयर के द्वारा बनाया जाता है? अनसैचुरेटेड एयर या फिर सैचुरेटेड एयर? कौन-सा एयर आपका क्लाउड बनाएगा? सैचुरेटेड एयर कि अनसैचुरेटेड एयर? कौन-सा एयर आपका क्लाउड बनाएगा? सैचुरेटेड एयर कि अनसैचुरेटेड एयर? कौन-सा एयर आपका क्लाउड बनाएगा? सैचुरेटेड एयर कि अनसैचुरेटेड एयर? सर सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर। हमने पढ़ा था जिसको जो इंसान अभी लाइक सोच रहे हैं कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है? तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यार जो सैचुरेटेड एयर होता है ना, उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है ना एकदम मिनिमम होता है, ठीक है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाई वो क्लाउड बन जाता है सर, ठीक है? और वैसा एयर जिसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मैक्सिमम हो 100% हो, वैसे क्लाउड को ही हम लोग वैसे एयर को ही क्या बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड एयर। तो सर सैचुरेटेड एयर हमारा क्लाउड बनाता है। चलिए, वेरी गुड। अब मुझे आप लोग बताएँगे एक एयर है एक एयर है, वो एक्स डिग्री सेल्सियस में एक एयर है, वो एक्स डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड हो जा रहा है। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन-सा पॉइंट बोलते हैं? एक एयर है जो एक्स डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड हो जा रहा है। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? सर ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। सर ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एक ऐसा टेम्परेचर है उस टेम्परे उस टेम्परेचर पे क्या होता है ना कि जो एयर होता है वो सैचुरेट करता है। हर एयर का एक अलग-अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है, हर एयर का एक अलग-अलग सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है? तो एयर जिस टेम्परेचर पे पहुँच के सैचुरेट हो जाता है, मतलब उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाता है, 100% हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू पॉइंट, ठीक है? ये हमने पढ़ा मतलब
कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो हमने पढ़ के रखा उसी चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताएँगे कि बारिश होने के लिए ड्यू पॉइंट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए? सर रेनफॉल के लिए जो ड्यू पॉइंट है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए या फिर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए? और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं आराम से, रेनफॉल होने के लिए अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए? स्नोफॉल के लिए तो जो रेनफॉल होता है वो एबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो मैंने क्या-क्या चीज़ कंक्लूड किया इस डिस्कशन से कि जो सैचुरेटेड एयर होता है वही बनाता है क्या? क्लाउड, मतलब जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो। इसके अलावा मैंने और क्या कंक्लूड किया कि रेनफॉल जो होगा सर वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसके इसके अलावा मैंने और क्या कंक्लूड करवाया था आप लोगों से कि सर जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट हो जा रहा है उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू पॉइंट। ये 3 चीज़ें मैंने अभी कंक्लूड करवाया आप लोगों से, ठीक है? इसी चीज़ को हम लोग कनेक्ट करके बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, हेज़ क्या होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है, ड्यू क्या होता है, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। इसीलिए इन 3 चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब सुनिएगा ध्यान से। सर ये जो चचा हैं, ये बहुत कुहासा के बीच में खड़े हैं, ठीक है? सर ये कुहास आया क्यों? जब आप क्लाउड्स को देखते हैं ना, क्लाउड्स को फ़ील कीजिए। जब आप क्लाउड्स के पास जाएँगे, शायद क्लाउड्स के पास जब आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही सिचुएशन फ़ील होगा। ऐसे ही पूरा धुंध-धुंध दिखेगा, एकदम धुंधला-धुंधला दिखेगा सब कुछ, एकदम धुंधला धुंध धुंध दिखेगा। मतलब कहीं न कहीं ये जो फॉग बन रहा है ना सर आपके चरणों में, आपके चरण के पास जो फॉग बन रहा है, ये कहीं न कहीं तो क्या है? क्लाउड्स जैसा ही कुछ है। मैं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बॉस, मैंने ये नहीं बोला कि क्लाउड है, मैंने बोला क्लाउड्स जैसा ही कुछ है, क्लाउड्स जैसा ही कुछ है। क्योंकि जब हम लोग क्लाउड्स के पास जाएँगे, आप जाओ ना, आप हेलीकॉप्टर लेके जाओ ऊपर की तरफ, देखना जब हेलीकॉप्टर लेके ऊपर की तरफ आप जाएँगे, तो जब आप क्लाउड्स के पास पहुँचेंगे ना, जब आप क्लाउड्स के पास पहुँचेंगे ना, तो उस क्लाउड्स पे के पास पहुँचने के बाद आपको फ़ील होगा कि पूरा धुंधला-धुंधला लग रहा है सब कुछ, कुछ देख नहीं पा रहे हैं आप। आप खिड़की खोलिएगा हेलीकॉप्टर का तो आपको बाहर दिखेगा नहीं कुछ, क्यों? सर धुंध नज़र आ रहा है। मतलब जो कंडीशन ऊपर में बन रहा है, सेम कंडीशन नीचे में भी बन जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सुनिएगा ध्यान से। याद रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी धुंध के बारे में आप पढ़ें, जब भी आप कुहास वगैरह के बारे में पढ़ें, आप इसको रिलेट करेंगे क्लाउड से। आप फ़ील कीजिए ना, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, जब आपके घर के पास कुहासा होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या एकदम सब कुछ क्लियर नज़र आता है? नहीं, सब कुछ धुंधला-धुंधला नज़र आता है। आप विज़िबिलिटी नहीं होता है सर, आप देख नहीं पाते हैं ज़्यादा दूर तक। मतलब कहीं न कहीं ये क्लाउड्स जैसा ही फ़ीलिंग आता है मेरे को। जैसा क्लाउड में होगा ना, ऊपर में जैसे क्लाउड्स में होगा ना, वैसा ही फ़ीलिंग आने लगता है नीचे में। मतलब सर, उस दिन जिस दिन मेरे घर के पास कुहासा हो रहा है ना, उस दिन क्या हो रहा है ना, मेरे घर के पास क्लाउड्स जैसा कुछ बन जा रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि क्लाउड बन रहा है। मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, फॉग एंड क्लाउड बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। पर दोनों का जो consequence है, वो सिमिलर है। ठीक है? तो जिस दिन मेरे घर के पास कुहासा जैसा कुछ हो रहा है ना, उस दिन मैं क्या समझूँगा कि मेरे घर के पास क्लाउड जैसा कुछ हो जा रहा है, बादल जैसा कुछ आ रहा है, इसीलिए धुंधला-धुंधला हो रहा है। अब ये फॉग बनता क्यों है? सुनिएगा ध्यान से। सर, मैंने पढ़ा है कि एक एयर होता है जो अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैक्सिमम कर लेता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब इसका मैक्सिमम हो जाता है, 100% हो जाता है, इस एयर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर। इस एयर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर, ठीक है? इस एयर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एयर। सर, ये जो एयर सैचुरेट होता है, ये किस टेम्परेचर पे सैचुरेट होता है?
जिस टेम्परेचर पे ये सैचुरेट होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सर ठंडा के दिन में ना जब ठंडा का दिन होता है ना, जब ठंडा का दिन होता है, कोल्ड सीजन होता है, कोल्ड डे होता है, जब ठंडा का दिन होता है ना, उस वक़्त क्या होता है? सर ठंडा का दिन है, ऑलरेडी बहुत ठंड है, मतलब कोल्ड सीजन अभी जैसे ठंडा का दिन आया हुआ है, तो अभी ठंडा का दिन आने वाला है या फिर आ चुका है ऑलमोस्ट। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है। अब आप ही लोग मुझे बताएँगे, अगर टेम्परेचर कम हुआ, अगर टेम्परेचर हमारे सिस्टम में टेम्परेचर कम है, हमारे अगल-बगल ठंडा का दिन है, सर ठंडा के दिन में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है? ठंडा इसीलिए लगता है हम लोग को। अगर टेम्परेचर कम है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर टेम्परेचर कम है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर आपको पहला क्लास याद हो, तो मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगा, ठीक है? तो टेम्परेचर यहाँ पे कम है सर, मतलब हमारे अगल-बगल ठंडा का दिन है, टेम्परेचर कम है, तो सर एयर का जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा, ये कम होगा। अब आप ही लोग मुझे बताएँगे, अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा? हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा था, एक प्रोपोर्शन पढ़ा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। मतलब सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। और सर, जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो सैचुरेट हो जाएगा। बोलिए, सही बोल रहा हूँ मैं? जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस एयर का ज़्यादा चांसेस है कि वो सैचुरेट हो जाएगा। तो सर ठंडा के दिन में क्या होने लगता है ना, ठंडा के दिन में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे अगल-बगल जो हमारा एम्बियंस होता है, इस एम्बियंस में ऑलरेडी हवा बहुत ठंडा है। हवा बहुत ऑलरेडी ठंडा है क्योंकि ठंड का दिन है। इसके कारण क्या होने जाता है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाता है। सर, सुनिएगा क्या? क्या? सर जो एयर होता है ना, वो ग्राउंड के पास ही मतलब सतह पे ही सैचुरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस एयर को अपना अपना ड्यू पॉइंट सतह पे ही मिल गया, सरफेस पे ही मिल गया, ग्राउंड पे ही मिल गया। उसको ज़्यादा ऊपर जाना नहीं पड़ा। क्यों? सर ऊपर जाता वो देखिए एयर एयर ऊपर जा रहा था, लेकिन मना किया सबको, "अरे! ऊपर काहे जा रहा है? नीचे में ही तो इतना ठंडा है। नीचे में ही इतना ठंडा मिल गया तुमको, तुम्हारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एकदम कम हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया, तुमको नीचे में ही इतना मिल गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो तुम ऊपर काहे जा रहा है?" सर जो एयर होता है ना, वो सैचुरेट कर जाता है, ग्राउंड पे ही, सतह पे ही सैचुरेट कर जाता है और एक क्लाउड जैसा सिचुएशन बन जाता है हमारे सतह पे और उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं कि फॉग है। कुहासा हो गया। बोलिए समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि गर्मी के दिनों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर गर्मी के दिनों में कैसे होगा? गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा, तो सर उस एयर को ज़्यादा दूर तक ऊपर जाना पड़ेगा सैचुरेट होने के लिए। क्यों? उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सर। एक पर्टिकुलर ठंडा टेम्परेचर चाहिए तभी जाके वो सैचुरेट हो पाएगा। तो उस वक़्त उसको और ऊपर जाना पड़ेगा सैचुरेट होने के लिए। इसीलिए सर हम लोग को फॉग जैसा सिचुएशन नहीं मिलता है। हम लोग को फॉग जैसा सिचुएशन नहीं देखने को मिलता है गर्मी के दिनों में। हम लोग को फॉग जैसा कंडीशन ठंडा के दिनों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का अगल-बगल जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसीलिए जो एयर होता है वो ईज़िली सैचुरेट कर जाता है, ईज़िली क्लाउड जैसा बन जाता है ग्राउंड के पास ही। बोलिए समझ में आया व्हाट इज़ फॉग एंड फॉग क्यों बन रहा है? फॉग क्यों बन रहा है? समझ में आया सभी को?
एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। सर फॉग का मतलब क्या? क्लाउड्स, क्लाउड्स नियर सरफेस। फॉग फॉग का मतलब क्या? कुहास का मतलब क्या कि लगता है सर कि बादल जैसा कुछ ग्राउंड सरफेस पे ही आ गया है, ऐसा कुछ। फॉग में क्या होता है सर, ऐसे धुंध जैसा हो जाता है, लगता है कि क्लाउड क्लाउड जो थे, बादल जो थे वो नीचे आ गए, ग्राउंड पे आ गए, इसीलिए हम लोग को इतना धुंध जैसा लग रहा है। सर ये बनता क्यों है? मैंने आपको क्या बताया कि ठंडे के दिनों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम हो गया मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गया सर, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गया तो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो गया, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो गया तो एयर सैचुरेट हो जाएगा। और कहाँ सैचुरेट होगा सर? ग्राउंड पे ही। क्यों? क्योंकि उतना जितना उसका ड्यू पॉइंट है ना, उसका ड्यू पॉइंट उसको ग्राउंड पे ही मिल जा रहा है, क्योंकि इतना ठंडा है उस वक्त। क्योंकि ठंडा का मौसम है ना, तो जितना उसको टेम्परेचर चाहिए सैचुरेट होने के लिए, वो टेम्परेचर उसको ग्राउंड पे ही मिल जा रहा है। वो जो टेम्परेचर चाहिए उसको, वो ग्राउंड पे ही मिल जा रहा है। इसीलिए वहां पे धुंध जैसा बन जाता है सर, वहां पे क्लाउड जैसा बन जाता है। समझ में आया सभी को? और सर ये जो ड्यू पॉइंट मिलता है ना यहाँ पे, ये एबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? जी, समझ में आया सभी को? फॉग कैसे बन रहा है? ठीक है, फॉग क्या हो रहा है? अब सुनिएगा। इस वक्त ना आप लोग को देखिए विजिबिलिटी, ये जो धुंध जब होता है, कुहासा वगैरह होता है, तो ये विजिबिलिटी पे भी असर करता है। विजिबिलिटी मतलब आपको कितना दूर तक देखने को मिल रहा है। जब कुहासा वगैरह होगा ना, तब गाड़ी लेके निकलिएगा, चार चक्का, दो चक्का, साइकिल उकिल, साइकिल वाला तो एकदम ठोका जाएगा। कभी गाड़ी लेके निकलिएगा सर, जब कुहासा वगैरह रहेगा तो सर विजिबिलिटी नहीं होगा। देखिए ना, ये चचा है, चचा रोड पे चल रहे हैं, लेकिन पीछे से कौन कंपनी का गाड़ी आ रहा है, क्या आप लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर कुहासा है, दिख नहीं रहा मेरे को कितना दूर तक कौन सा गाड़ी आ रहा है। सर अगर ये गाड़ी अपना लाइट बंद कर देना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, गाड़ी आ रहा है कि ट्रैक्टर आ रहा है कि साइकिल आ रहा है कि घोड़ा गाड़ी आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। विजिबिलिटी बहुत कम है, ज्यादा दूर तक हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जब फॉग होता है, जब फॉग होता है, जब कुहासा वगैरह होता है, फॉग का कंडीशन रहता है, तो विजिबिलिटी कितना दूर तक रहता है? कितना दूर तक विजिबिलिटी रहता है? तो अप टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक, मैंने ये नहीं बोला कि 1 किलोमीटर ही, 1 किलोमीटर तक शायद विजिबिलिटी होता है। 1 किलोमीटर तक मतलब 100 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है। मतलब 1 किलोमीटर तक विजिबिलिटी होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और मेरे घर के आसपास अगर कुहासा है, फॉग का कंडीशन है, तो क्या होगा सर? 1 किलोमीटर तक हो सके तो देख सकते हैं हम, हो सके तो विजिबिलिटी उतना है, उससे ज्यादा विजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को कि तो धुंधला-धुंधला फील जो होता है फॉग में, वो विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है। और कितने दूर तक विजिबिलिटी होता है फॉग के कंडीशन में? अप टू 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद क्या चीज़ें हैं, आप नहीं देख पाएँगे फॉग के कंडीशन में। फॉग समझ में आया कि क्या है फॉग? क्यों ये ग्राउंड पे बन जा रहा है, ये समझ में आया। फॉग क्यों ग्राउंड पे बन जा रहा है, ये समझ में आया। सर फॉग कुछ नहीं, क्लाउड्स हैं। सर क्लाउड कैसे बनता है? बस आपको उतना याद रखना है। और अगर आपको क्लाउड नहीं समझ में आया तो भाई साहब जाके देखिए प्रीवियस वीडियो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। जीवन में क्या शर्माना यार, क्या शर्माना? कौन सा अंबानी का पुत्र हैं आप? नहीं है। चलिए, चलिए। कलर वगैरह वही, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रेड वगैरह दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो साइंस वाली बात है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। ये फॉग हो गया सर। अब ये फॉग बन अच्छा, कभी-कभी क्वेश्चन क्या पूछता है ना, व्हाट आर द कंडीशन? क्या-क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या-क्या कंडीशन होना चाहिए फॉग बनने के लिए? फॉग बनने के लिए क्या-क्या कंडीशन बन होना चाहिए? तो देखिएगा, जब भी ठंडा का दिन होता है ना, तो डेली आपको फॉग नहीं दिखता है। आप लोग जब ठंडा के दिन में भी अभी प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, तो आप फील कीजिएगा कि डेली आपको फॉग नहीं दिखेगा आपको, आपके घर के बाहर डेली आपको फॉग नहीं मिलेगा, डेली आपका फॉग नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर कुछ कंडीशन चाहिए, फॉग बनने के लिए भी ना कुछ-कुछ कंडीशंस चाहिए। आपको डेली फॉग नहीं दिखेगा।
क्यों? क्योंकि कुछ-कुछ कंडीशंस चाहिए फॉग बनने के लिए। क्या-क्या कंडीशंस चाहिए? देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिएगा कंडीशन कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। फॉग क्यों बनता है? उसका कंडीशन, ठीक है? क्या-क्या कंडीशंस चाहिए? क्या-क्या कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए एयर को तब जाके वो फॉग बनाएगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि सर आपको लॉन्ग विंटर नाइट लॉन्ग विंटर नाइट का मतलब क्या? लंबा ठंडा का दिन। सर ऑब्वियस सी बात है सर, ठंडा का दिन चाहिए मेरे को, मतलब ठंडा वाला रात। ठंडा वाला रात आपको चाहिए सर? रात भर आपको बहुत हेवी वाला ठंडा चाहिए, क्योंकि रात भर जब आपका पूरा ठंडा वाला रात रहेगा, तभी तो टेम्परेचर बहुत कम होगा सर। ग्राउंड पे टेम्परेचर तभी तो बहुत कम कम होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंडा वाला रात रहेगा और ज़्यादा देर तक रात रहेगा, तभी तो ग्राउंड पे इतना कम टेम्परेचर बनेगा। और जब इतना कम टेम्परेचर बनेगा, तभी तो सर ड्यू पॉइंट जो है, जो एयर का जो ड्यू पॉइंट है, वो ग्राउंड पे ही तभी तो अचीव कर पाएगा। नहीं तो एयर को ऊपर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एयर को ऊपर जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि हाँ, हमको ऊपर जाना पड़ेगा तब मेरा ड्यू पॉइंट अचीव होगा, ठीक है? अगर उसको ड्यू पॉइंट अचीव करना है तो ग्राउंड पे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ठंडा होना चाहिए सर। जा ग्राउंड पे ज़्यादा ठंडा जैसा एहसास होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा होने के लिए ठंडा का जो रात है, वो ज़्यादा बड़ा-बड़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा वाला रात होना चाहिए, ठीक है? तो लॉन्ग विंटर नाइट मतलब पहला कंडीशन क्या होगा फॉग बनने के लिए कि बहुत लंबा विंटर नाइट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा सर क्लियर स्काई। अब ये क्या है क्लियर स्काई? साफ आसमान। आसमान जो होना चाहिए साफ होना चाहिए, कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होना चाहिए आसमान में। आसमान में कोई भी बादल वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? सुनिएगा ध्यान से। सर ये है मेरा ग्राउंड, ठीक है? सुबह का वक़्त है, डे का वक़्त है। डे का वक़्त है, दिन भर सूरज ने अपना यहाँ पे इंसोलेशन प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। ग्राउंड जो है वो हीट अप हो गया दिन भर में, ठीक है? अब जब सूरज भैया जब चले गए, अब शाम-शाम का वक़्त है, तो जो भी हीट आया था, जो भी हीट रिसीव किया था सरफेस ने, वो अब हीट को ऊपर भेज देगा, क्योंकि गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठता है। वो बोलेगा हीट भैया अब आप ऊपर जाइए, ठीक है? अब सोचो तुम ही, आप ही लोग सोचो भैया कि ग्राउंड हीट को छोड़ेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर में बहुत बड़ा-बड़ा बादल है। ऊपर में बहुत बड़ा-बड़ा बादल है। बहुत बड़ा-बड़ा बादल है, बहुत बड़ा-बड़ा बादल है, बहुत बड़ा-बड़ा बादल है। तो क्या जो सरफेस है, वो हीट को ईज़िली ऊपर भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा सर। ईज़िली क्या एटमॉस्फेयर तक भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड्स है ना, वो हीट को ट्रैप कर लेगा, हीट को रोक देगा कि नहीं आप हीट भैया आप नीचे ही रहिए। अब आप ही लोग मुझे बताओ, अगर हीट नीचे रह गया, तो क्या नीचे में इतना कूल टेम्परेचर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब बादल होता है ना जिस दिन, उस दिन आपको बड़ी गर्मी लगता है। कभी भी वर्षा वर्षा होने का पहले का कंडीशन देखिएगा। जब बादल होता है ना आपके आसमान में, तो आपको बहुत गर्मी का एहसास होता है। बहुत लस-लस पसीना निकलता है, बहुत गर्मी-गर्मी होता है। ठीक है? क्यों होता है? बिकॉज़ सर हीट जो है वो ट्रैप कर लेता है। जो बादल होता है ना, वो हीट को ट्रैप कर लेता है। वो ऊपर एस्केप करने नहीं देता है उसको। सर अगर क्लियर स्काई नहीं हुआ, तो ये जो ग्राउंड से रिलीज़ किया हुआ हीट है ना, ये हीट कभी जा ही नहीं पाएगा, एस्केप ही नहीं कर पाएगा। वो क्लाउड में ट्रैप होके रह जाएगा। और अगर सर क्लाउड में ट्रैप होके रह जाएगा, तो क्या ज़मीन के पास इतना टेम्परेचर पहुँच पाएगा कि यहाँ पे ड्यू पॉइंट हो सके? नहीं हो पाएगा सर। यहाँ पे उतना ठंडा नहीं फ़ील होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है वो एस्केप ही नहीं कर पाया। वो अभी उसी में बंधा हुआ है, ट्रैप है पूरा। ठीक है? इसीलिए सर फॉग बनने के लिए हमको क्या चाहिए? क्लियर स्काई चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर स्काई चाहिए। ठीक है? तीसरा चीज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये बहुत ही नया वर्ड है, आप लोग को कभी सुना ही नहीं है, ठीक है? टेम्परेचर इन्वर्जन। सर टेम्परेचर इन्वर्जन भी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब? तो सुनिएगा ध्यान से। ये आप लोग को पता नहीं होगा शायद, ठीक है? इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है
कि जैसे-जैसे आप ऊपर हम लोग आम ज़िंदगी में क्या पढ़ते हैं? हम लोग आम ज़िंदगी में क्या पढ़ते हैं? कि भैया जैसे-जैसे आप हाइट बढ़ाइएगा, एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा, जैसे-जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा, हाइट बढ़ाइएगा, वैसे-वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। ये है आम ज़िंदगी। अब देखते हैं हम लोग मेंटोस ज़िंदगी। कभी-कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे-जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। वैसे-वैसे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, ठीक है? तापमान भी बढ़ने लगता है। सर, ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है एनएलआर, नॉर्मल लैप्स रेट या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट। नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी। और ये जो कंडीशन है ना, जिस कंडीशन में एल्टीट्यूड बढ़ाने से, हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर इन्वर्जन। कोई मुझे एग्जांपल बता पाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन का? कहाँ पढ़ा था हमने? कोई एग्जांपल बता पाएगा? एग्जांपल बता पाएगा? माउंटेन ब्रिज, माउंटेन ब्रिज सर, ठीक है, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैन, ओके। आप लोग सब ऐसे ही करो यार, ठीक है, बहुत आगे तक जाएंगे जीवन में, ठीक है। माउंटेन ब्रिज सर, ठीक है। चलिए, माउंटेन ब्रिज के पास हमने पढ़ा था टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो सर, फॉग बनने के लिए टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों चाहिए? तो सुनिएगा ध्यान से। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या? कि ऊपर का जो एयर है ये ज्यादा हॉट है और नीचे का जो एयर है ये ज्यादा कोल्ड है। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, जब कोई स्काई में क्लाउड नहीं है, कोई स्काई में बादल नहीं है, बादल नहीं है स्काई में, तो सर जितना भी एयर है गर्म वाला वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। और सर जैसे ही ये हवा ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे में लो प्रेशर का एरिया बनेगा और जितना भी ठंडे हवाएं हैं वो कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पर। सर जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आ गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आ गया, तो सर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा सर, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो ड्यू पॉइंट है, वो ग्राउंड के पास ही अचीव हो जाएगा। ड्यू पॉइंट है, तो वो ग्राउंड के पास ही अचीव हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इन्वर्जन होना भी बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर इन्वर्जन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट। ये तो हो गया सर 3 कंडीशन। तो चौथा और क्या कंडीशन होना चाहिए? सर काम कंडीशन, काम कंडीशन होना चाहिए। कोई मुझे बता पाएगा कि काम कंडीशन मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर के अगल-बगल काम कंडीशन है, तो ज्योग्राफी के भाषा में काम कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफी के भाषा में काम कंडीशन का मतलब क्या हुआ? काम कंडीशन का मतलब हुआ नो फ्लो ऑफ विंड, हवा नहीं बह रहा है। ज्योग्राफी के भाषा में काम कंडीशन का मतलब होता है कि हवा नहीं बह रहा है। ऐसा है क्या? जी। काम कंडीशन का मतलब हवा नहीं बहना, ज्योग्राफी के भाषा में। प्लीज़ हाँ या ना मत बोलो, ठीक है? आप लोग कितना जानते हैं, कितना ज्ञानी हैं, मुझे तो एटलीस्ट मत बताओ आप लोग प्लीज़, ठीक है? जब कोई चीज़ बता के भी याद ना रहे तो भैया आपके ज्ञान का, आपके दिमाग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। काम कंडीशन कितने बारी बताया होगा? सर काम कंडीशन का सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है? मतलब विंड का फ्लो नहीं होना चाहिए, हवा बहता बहता हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए ध्यान से, ये है एक ये है ग्राउंड। इस ग्राउंड में यहाँ का एयर जो है, ये अब सैचुरेट होने ही वाला था। ये अब सैचुरेट होने ही वाला था, मतलब ये अब फॉग बनाने ही वाला था। लेकिन हवा इधर से बहता हुआ आया और ये जो सैचुरेटेड एयर था, इसको यहाँ से उठा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या सैचुरेटेड एयर रहेगा फिर से? नहीं रहेगा सर। फिर से यहाँ का जो एयर है, उसको मेहनत करना पड़ेगा सैचुरेट होने के लिए।
इसीलिए सर काम कंडीशन चाहिए ताकि मतलब विंड का फ्लो ना हो। अगर विंड का फ्लो होगा तो एयर कभी इजिली सैचुरेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस फोर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म फॉग। फॉग बनने के लिए ये तीन कंडीशंस चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए, दिस वॉज फॉग, ये था फॉग। ठीक है, फॉग। नेक्स्ट टॉपिक इज मिस्ट। अब ये क्या होता है मिस्ट, व्हाट इज मिस्ट? कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। जो मिस्ट है ना, ये सिमिलर टू फॉग है, सेम फॉग जैसा ही है, सिमिलर टू फॉग है। जैसे फॉग है वैसे ही मिस्ट है। तो सर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी में फॉग का कोई बता पाएगा, फॉग का विजिबिलिटी कितना दूर तक था? मतलब कितना दूर अगर फॉग जैसा कंडीशन मेरे घर के आसपास रहे तो मैं कितने दूर तक देख सकता हूँ? सर अप टू 1 किलोमीटर। अप टू 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन जब मिस्ट का कंडीशन होता है ना, अच्छा आप ही लोग मुझे बताएंगे, आपको ज्यादा धुंधला कहाँ दिख रहा है? इस वाले फोटो में ज्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा है कि इस वाले फोटो में ज्यादा धुंधला दिख रहा है? यह है बी, यह है ए। किस फोटो में ज्यादा धुंधला दिख रहा है? यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी। तो आपको ए में दिख रहा होगा। और ए कैसा क्या था सर? फॉग था। और ये बी क्या है? मिस्ट है। मतलब ध्यान रखिएगा, मिस्ट का जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या कि मेरे घर के अगल बगल अगर कभी मिस्ट होगा ना, मिस्ट का कंडीशन होगा ना, तो मैं ज्यादा दूर तक देख पाऊंगा, मैं ज्यादा दूर तक चीजों को देख पाऊंगा, मैं ज्यादा दूर तक चीजों को देख पाऊंगा मिस्ट के कंडीशन में। ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ा ज्यादा दूर तक रहेगा। सर कितना दूर तक रहेगा? जो विजिबिलिटी होता है वो 1 से 3 किलोमीटर तक रहता है। बोलिए समझ में आया सभी को? जो विजिबिलिटी होता है वो 1 से 3 किलोमीटर, मतलब सर 3 किलोमीटर, अप टू 3 किलोमीटर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अप टू 3 किलोमीटर देख पा रहे हैं, मतलब विजिबिलिटी अच्छा खासा है। फॉग से ज्यादा अच्छा विजिबिलिटी किसका है सर? मिस्ट का। ठीक है, मतलब ज्यादा धुंधलापन आपको किस में दिख रहा है, फॉग में कि मिस्ट में? सर फॉग में। फॉग में ज्यादा धुंधलापन कहाँ दिख रहा है? फॉग में। समझ में आया सभी को कि विजिबिलिटी क्या होता है? तो विजिबिलिटी सर कितना दूर तक आप देख पा रहे हैं। तो जितना दूर तक आप देख पाएंगे उतना धुंधलापन कम होगा, उतना धुंधलापन कम होगा। ठीक है, तो सर मिस्ट का जो धुंधलापन होता है ना वो कम होता है विद कंपैरिजन टू फॉग। इसीलिए विजिबिलिटी जो होता है वो मिस्ट का ज्यादा होता है। मतलब 1 से 3 किलोमीटर तक हम लोग मिस्ट में देख पाते हैं। आप ही लोग देखिए ना, जब कुहासा बनता है तो कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि एकदम एकदम ढक जाता है, एकदम ढक जाता है, कुछ नहीं दिखता है। सर वो कैसा क्या है? वो है सर फॉग। और सर कभी कभी क्या होता है ना कि धुंधलापन होता है पर हम लोग देख पाते हैं, एक जेंटल, एक जेन्युइन डिस्टेंस तक हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, सर वैसा वो कौन सा कंडीशन है सर? वो है मिस्ट का। मिस्ट मतलब सर मिस्ट और फॉग में डिफरेंस क्या है? विजिबिलिटी में है। बाकी मिस्ट मिस्ट क्या है सर? फॉग जैसा ही कुछ सिस्टम है। ठीक है, कैसे बनेगा मिस्ट? फॉग जैसा बना सर वैसा सेम कंडीशन में मिस्ट भी बनेगा। मिस्ट के लिए भी उतना चार गो कंडीशन चाहिए आपको बनने के लिए। सिमिलर टू फॉग है, बस विजिबिलिटी का डिफरेंस है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए मुझे बताइएगा, ये है पिक्चर ए, ये है पिक्चर बी और ये है पिक्चर सी। आपको ज्यादा साफ कौन सा दिख रहा है? पिक्चर ए, पिक्चर बी या फिर पिक्चर सी? ज्यादा साफ कौन सा दिख रहा है? ज्यादा विजिबिलिटी कौन सा दिख रहा है? ज्यादा साफ कौन सा दिख रहा है? सर ये है, पता है क्या? हेज। हेज। और हिंदी वाले जहां तक मुझे पता है बॉस, बॉस इसका कोई हिंदी ऐसा एज सच है नहीं। तो आप लोग को कृपया करके हेज वगैरह ही याद रखें। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी इसका मतलब नहीं पता होगा। तो आप लोग दोनों सेम सेम लेवल पे हैं अभी इस इन वर्ड्स के लिए एटलीस्ट। ठीक है, हेज मतलब हेज में क्या हो रहा है सर? हेज जो है ये भी फॉग और मिस्ट जैसा ही कुछ होता है। यहाँ पे भी धुंधला धुंधलापन दिखेगा, लेकिन चेंज कहाँ है सर? विजिबिलिटी में।
हेज के वक़्त क्या होता है ना सर, विज़िबिलिटी और साफ रहता है, धुंधलापन कम होता है। धुंधलापन कम होता है सर, हम लोग और ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। कभी-कभी देखिएगा ना, आपके घर के अगल-बगल कुआँसा बन रहा है, लेकिन आप और ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि वो जो आपके जो वो हैं आपके जो वो हैं, वो सर 3 किलोमीटर दूर तक रहते हैं, 3 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो आपके वो आपको छत से दिख जाएँगे। अगर आप छत पे जाएँगे ना, तो आपके वो आपको 3 किलोमीटर दूर दिख जाएँगे। क्यों? क्योंकि हेज है सर। लेकिन अगर फॉग होगा ना, तो आपके वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? आपके वो आपको नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि विज़िबिलिटी का कमी है सर। विज़िबिलिटी ज़्यादा दूर तक नहीं है। हेज में विज़िबिलिटी ज़्यादा दूर तक है। सर कितने दूर तक है? 3 से 5 किलोमीटर तक। 3 से 5 किलोमीटर तक। मतलब एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि 3 कंडीशन है, फॉग, मिस्ट और हेज। इन तीनों कंडीशन में से सबसे ईज़ी कंडीशन कौन-सा होगा ड्राइविंग के लिए? गाड़ी चलाने के लिए किस कंडीशन में हम लोग गाड़ी ईज़िली चला सकते हैं? हेज में, मिस्ट में या फिर फॉग में? हेज में, मिस्ट में या फिर फॉग में? सर हेज में। क्यों? क्योंकि सर विज़िबिलिटी जो है वो ज़्यादा दूर तक है, हमको दिख पा रहा है कि सामने से कौन गाड़ी आ रहा है, रास्ता में क्या है, क्या नहीं है। मगर मगर अगर आप जाएँगे फिर मिस्ट में, देखिए ना, नहीं दिख रहा है सर अगल-बगल, और फॉग में तो एकदम नहीं दिख रहा है कि चाचा इस बॉटल में पानी लेके जा रहे हैं, क्या कोई अ, जूस लेके जा रहे हैं या फिर सोडा लेके जा रहे हैं या फिर नींबू पानी लेके जा रहे हैं। सुबह-सुबह ये बोतल क्यों लेके जा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है हमें। क्यों? क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। फॉग का कंडीशन है। पीछे से कौन-सा गाड़ी आ रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है? मतलब अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊँ, फॉग, मिस्ट और हेज, तो अगर मैं विज़िबिलिटी का बात करूँ, विज़िबिलिटी का विज़िबिलिटी का बात करूँ कि कितना दूर तक दिख रहा है, तो सर फॉग कितना दूर? अप टू 1 किलोमीटर। मिस्ट कितना दूर? 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। हेज कितना दूर? 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर। यू कैन नॉट से 5 डायरेक्टली, ठीक है? 3 से 5, ठीक है? चलिए, मतलब अगर एग्ज़ाम में पूछ दे आपसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा नहीं, छोटा से बड़ा, असेंडिंग मतलब समझ में आता है ना? असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, छोटे से बड़ा के क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है कि विज़िबिलिटी कैसा होगा? फॉग में, मिस्ट में, हेज में। तो कैसे लगाइएगा आप लोग? असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सर दिस विल बी दी योर असेंडिंग ऑर्डर कि फॉग में सबसे कम, उससे ज़्यादा मिस्ट में, उससे ज़्यादा हेज में। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया तो इसी का उल्टा, ठीक है? सभी को समझ में आया? अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि विज़िबिलिटी के घटते हुए क्रम में, विज़िबिलिटी के घटते हुए क्रम में आपको क्या दिखेगा? विज़िबिलिटी एकदम कम होते जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा विज़िबिलिटी आपको किसमें दिखेगा? सबसे ज़्यादा विज़िबिलिटी आपको किसमें दिखेगा? सबसे ज़्यादा विज़िबिलिटी आपको किसमें दिखेगा? सर हेज में। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा। हाँ, कभी-कभी पूछ देता है कि ये डेटा भी पूछ देता है सर 1 से 3 किलोमीटर ये सब, ठीक है? अच्छा, आप लोग मुझे बताएँगे कि फॉग, मिस्ट, हेज ये सब प्रिसिपिटेशन है कि कंडेंसेशन है? ये सब प्रिसिपिटेशन है कि कंडेंसेशन है? ये सब संघनन है या नहीं है? या फिर प्रिसिपिटेशन है? कंडेंसेशन है या फिर प्रिसिपिटेशन है? क्या है? तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि ये प्रिसिपिटेशन है, तो आप लोग जीवन भर वही सोचते रहें कि प्रिसिपिटेशन है, क्योंकि हम लोग फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। क्या-क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, फॉग, मिस्ट, हेज कंडेंसेशन ही है सर, ठीक है? आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ आप लोग लिखिएगा
अच्छा, कोई एग्जाम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको वैली में फॉग दिखेगा, मतलब घाटी में फॉग दिखेगा या फिर माउंटेन में फॉग दिखेगा? माउंटेन में फॉग दिखेगा, कहाँ दिखेगा? मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। सर, माउंटेन में फॉग दिखेगा या फिर घाटी में फॉग दिखेगा? वैसे लोग जो घाटी में रहते हैं, जिनका घर अगल बगल घाटी के हैं, वो मुझे बता पाएंगे ये चीज। सर, आपको घाटी में फॉग दिखेगा कि माउंटेन में फॉग दिखेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आप लोग सब उत्साहित होके क्या लगा देंगे? माउंटेन। आप लोग उत्साहित होके क्या लगा देंगे? माउंटेन। लेकिन ये गलत जवाब है। ये गलत जवाब है। क्यों ये गलत जवाब है? कोई मुझे बता पाएगा? अनम्यूट करके कोई बता पाएगा कि रीजन क्या था? कोई अनम्यूट करके बता पाएगा कि रीजन क्या है? जिसने जिसने बोला ना कि वैली, अभी 3 लोगों ने बोला कि वैली होगा आंसर। क्योंकि ग्राउंड में ही ना बोले थे ये, माउंटेन। सॉरी, जिसने बना बोला अभी वैली होगा, वो लोग बताएंगे क्यों बोला वैली आप लोगों ने। ऐसे ही अच्छा लग रहा था। फॉग नीचे ही होता है ना, इसीलिए माउंटेन से नीचे ही होगा। कुछ भी कुछ भी मार दो मतलब। पर कभी हमने पढ़ा था, ठीक है, देखिए ध्यान से, कभी हमने पढ़ा था माउंटेन ब्रिज वैली ब्रिज। ठीक है, कभी हमने पढ़ा था माउंटेन ब्रिज वैली ब्रिज। ये था माउंटेन, ये था वैली, घाटी। घाटी और पर्वत। जब रात का वक्त था, रात का वक्त का बात कर रहा हूँ मैं। सुबह के वक्त में सर यहाँ पे ज्यादा गर्मी होता था, यहाँ पे ठंडा होता था, यहाँ पे लो प्रेशर होता था, यहाँ पे हाई प्रेशर होता था, तो सुबह के वक्त वैली ब्रिज चलता था। लेकिन रात के वक्त क्या होता था? सर यहाँ पे क्या होने लगता था? यहाँ पे अब टेम्परेचर कम हो जाता था। टेम्परेचर कम हो जाता था और वैली में क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ जाता था। वैली में टेम्परेचर बढ़ जाता था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है, जब माउंटेन ब्रिज वैली ब्रिज पढ़ रहे थे। तो सर, जब यहाँ पे टेम्परेचर घट जा रहा है, घट जा रहा है मतलब यहाँ पे कैसा प्रेशर बन जाएगा? कैसा प्रेशर जोन? हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसका मतलब हाई प्रेशर। और वैली में, ये नाइट का वक्त का बात बता रहा हूँ, जब वैली में टेम्परेचर रात को बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। तो मैंने बताया था कि माउंटेन की तरफ से विंड बहने लगता है, याद है? माउंटेन ब्रिज, याद है? रात के वक्त माउंटेन ब्रिज बहने लगता है। जी, याद है किसी को? जिसको हम लोग कैटाबेटिक बोलते हैं, कैटाबेटिक डाउन स्लोप। डाउन स्लोप। और इसके कारण क्या होता है पता है? इसके कारण क्या होता है कि नीचे का जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाता है और नीचे में ठंडा हवा आने लगता है। ठीक है, और यहीं पे क्या दिखने लगता है हमको? टेम्परेचर इन्वर्जन दिखने लगता है। यहीं पे क्या दिखने लगता है हमको? टेम्परेचर इन्वर्जन दिखने को लगता है। अब मैंने क्या बोला सर? टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण वैली के पास जो हवा है वो कूल होता है। वैली के पास जो हवा होता है वो कूल होता है और माउंटेन के पास जो हवा होता है वो हॉट होता है। अब आप ही लोग मुझे बताओ यार, फॉग कहाँ बनेगा? जहाँ पे कूल कंडीशन होगा कि जहाँ पे हॉट कंडीशन होगा? सर, जहाँ पे कूल कंडीशन होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहीं पे फॉग बनेगा। इसीलिए सर घाटी में फॉग बनता है। क्यों? क्योंकि सर माउंटेन ब्रिज के कारण, कैटाबेटिक फ्लो ऑफ विंड के कारण सर टेम्परेचर इन्वर्जन हो पाता है और इसीलिए वैली के पास, घाटी के पास आपको धुंध नजर आता है, फॉग नजर आता है। अभी हमने पढ़ा था कंडीशन, याद कीजिए, टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस वाज द रीजन। एग्जाम में कभी पूछे कि वैली में बनता है कि माउंटेन में बनता है? सर वैली में बनता है, घाटी में बनता है। अगर कभी आप लोग जाएंगे ना तो आप लोग फील करना भाई साहब, आपको दिखेगा कि वैली के पास ज्यादा आपको फॉग वगैरह का स्थिति मिल रहा है। जी, जी, yeah, it gets settled down here only, and the hot air uplifts because the settling down of this cool air, okay, here only. So that's why we we found a different kind of concept here, that is called temperature inversion, and due to temperature inversion only the condition for fog get fulfilled, because we have already learned about the different conditions of what we say fog.
Okay, so for fog making, we need temperature inversion, and in mountain bridge, what is happening here, that the condition is getting fulfilled very easily. That is why we used to find we used to see that fog is getting formed near the valley and not near the mountains. Okay, so that is the whole condition and that is the whole situation. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा. हमने लिखा होगा फॉर्म्स ऑफ कंडीशन में स्मॉग. अब ये क्या होता है, स्मॉग क्या होता है सर? जब फॉग में स्मोक आके मिल जाता है ना, जब फॉग में स्मोक आके मिल जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग? स्मॉग. जब फॉग में स्मोक आके, स्मोक क्या है सर? आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, आपके गाड़ी के पीछे से साइलेंसर से बहुत ज्यादा धुआं वगैरह निकल रहा है, ठीक है, धुआं वगैरह निकल रहा है, धुआं वगैरह बाहर आते जा रहा है. अब वो धुआं कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जा रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है. तो सर जब फॉग बनता है ना, हमारे चरणों में जब फॉग बनता है, तो वो फॉग वो स्मॉग के साथ मिल जाता है सर, या फिर वो स्मॉग उस फॉग के साथ मिल जाता है और एक नया कर्मकांड होता है. उस नया कर्मकांड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉग. देखिए, बड़ा बड़ा सिटी में आप गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो, सुबह सुबह जाइएगा ना तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा दिखेगा आपको. जितना भी मेट्रो सिटी है ना, और हमने कल तो और देखा था सर कि दिल्ली वगैरह में ऐसा सिचुएशन थोड़ा ज्यादा दिखता है. क्यों? क्योंकि सर वहाँ का फॉग और स्मॉग, दिल्ली में सर ठंडा भी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट डेली ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा. जो जो दिल्ली गए हैं या फिर दिल्ली में कोई रहता है उनका, तो उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, ठीक है. तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन ज्यादा होगा. क्यों? बिकॉज फॉग और स्मोक. स्मोक क्या है सर? पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूशन के कारण जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो फॉग के साथ मिल जाते हैं और एक नया सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्मोक. स्मोक मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि स्मोक क्या है, तो आपको क्या बोलना है? फॉग प्लस स्मोक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वॉग. वॉग. अब ये वॉग क्या होता है? फॉग प्लस वॉल्केनिक डस्ट. अगर आपने जीवन में कभी पढ़ा होगा टेफरा सिंडर, ठीक है. वॉल्केनिक डस्ट का मतलब क्या होता है सर? टेफरा सिंडर ये सब क्या है? वॉल्केनिक डस्ट है. वॉल्केनो जब वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, तब सर उसके साथ बहुत सारे कण, धूल कण भी बाहर निकलते हैं. तो जब धूल कण बाहर निकलते हैं, वो धूल कण मिल जाते हैं किसके साथ? फॉग के साथ. इसीलिए जहां पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, वहां पे भी बहुत धुंधला धुंधला सिस्टम बन जाता है. उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉग. फॉग मतलब सर फॉग प्लस वॉल्केनिक डस्ट. वॉल्केनिक डस्ट आई होप आपको याद होगा, सिंडर, टेफरा, ठीक है. जब हम लोग वॉल्केनो पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सिंडर क्या होता है, टेफरा क्या होता है. जिसको ना समझ में आए सर, वॉल्केनिक डस्ट का मतलब जो भी धूल कंकड़ वगैरह उड़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, कभी भी विस्फोट होगा, कभी भी विस्फोट होगा, तो विस्फोट के कारण क्या होगा सर? बहुत सारे धूल कण हमारे एयर में उड़ेंगे. वो धूल कण जब फॉग के साथ मिल जाता है तो एक नया सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉग. सर किससे बन रहा है सर? कॉमन चीज क्या है हर जगह पे? फॉग. फॉग हर जगह पे कॉमन है. आप देख रहे हैं, किस चीज को फील कर पा रहे हैं? फॉग कॉमन है, ठीक है. तो ये हो गया स्मोग और फॉग, ठीक है. सॉरी, फॉग एंड स्मोग, ठीक है. तो एग्जाम में कभी पूछे कि फॉग क्यों बनता है, तो आप स्मोक मत मार के आइएगा, वॉल्केनिक डस्ट मार के आइएगा. वॉल्केनिक डस्ट के जगह पे कभी आपको सिंडर टेफरा दिख गया तो आप बताइएगा नहीं, वही आपका वॉल्केनिक डस्ट भी है, ठीक है. डस्ट, जो वॉल्केनिक डस्ट होता है उसको हम लोग सिंडर वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. कभी आपने ऐसा देखा है ओस वगैरह जम जाता है ग्रास में? कभी ओस का सिस्टम देखा है ऐसे? ओस का वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है सर ग्रासेस वगैरह में, ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है, ठीक है. ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों आ रहा है? हमें ये पढ़ना है, ऐसा क्यों आ रहा है. तो सुनिएगा भाई साहब ध्यान से, क्योंकि देखो, हम लोग को ना बचपन से ये सब चीज का आंसर नहीं मिलता. मैंने बोला ना, मेरे को ये लाइक वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई फाउंड इट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द होल ज्योग्राफी, आई विल से.
बिकॉज़ बचपन से जिन चीज़ों का मुझे आंसर नहीं पता था ना, वो शायद ये टॉपिक मेरे को आंसर बताता है कि ओस की बूँदें क्यों आ जा रही है यार? क्या रीज़न है? कोई आपको कुछ बोल देगा कि हाँ, रात को बारिश हुआ था। हाँ, अरे रात को तुम सो रहा था ना तो बारिश हो गया। अरे तुम बहुत सोता है यार, इतना गहरा नींद में कोई सोता है? रात को इतना बारिश हो गया, घास भीग गया, कोई कुछ भी बोल के चल जाता है, ठीक है? लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा यार कि टेक्निकल आंसर क्या है, ठीक है? तो सुनिएगा ध्यान से। कभी आपको याद है मैंने बताया था पिछले दिन ही कि जब बारिश होता है, उससे पहले एक सिस्टम बनता है क्लाउड्स, और क्लाउड्स बनने के लिए एक बेस चाहिए, याद है? क्लाउड्स को बनने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, याद है किसी को? क्लाउड्स को बनने के लिए एक सपोर्ट चाहिए हवा में। वो सपोर्ट सॉल्ट्स के रूप में हो सकता है, वो सपोर्ट पॉल्यूटेंट के रूप में हो सकता है, वो सपोर्ट किसी डस्ट पार्टिकल के रूप में हो सकता है। मतलब सर वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए रेन ड्रॉपलेट्स को बनाने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या बोलते थे? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मतलब सर रेन ड्रॉप बनने के लिए, एक रेन ड्रॉपलेट बनने के लिए हमको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। क्यों सर? फॉर एग्जांपल ये है एक मेरा डस्ट पार्टिकल जो कि हवा में है, ये एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है? सर इसी डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? रेन ड्रॉप्स, रेन की जो बूंदें हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो कंडेंसेट हो जाती है। कंडेंसेशन प्रोसेस इसी के ऊपर होता है, ठीक है? तो एक सपोर्ट, ये जो निकला है वो किसको सपोर्ट, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया ना रेन ड्रॉपलेट्स को, रेन को बनने के लिए। तो वैसे ही सपोर्ट सिस्टम को, बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइग्रोस्कोपिक निकला है। वैसे ही बेस को क्या बोलते हैं, वैसे ही सपोर्ट को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। अब हाँ, एसिड बेस वाला बेस नहीं है सर, बेस सपोर्ट। फील कीजिए, मतलब कोई इंसान अब एकदम एसिड बेस में पहुंच जाएगा तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। सर जब ठंडा का दिन होता है ना, तब टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये जीवन में बहुत नया बात बता रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है? जब ठंडा का दिन होता है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। सर टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत कम होता है। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब कम होता है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है ना, तो रेनफॉल जैसा कंडीशन बनने लगता है। रेनफॉल जैसा कंडीशन? जी, रेनफॉल जैसा कंडीशन ग्राउंड पे ही। जी सर, जब ठंडा होने लगता है ना सिस्टम बहुत, हम लोग का अगल-बगल का सिस्टम बहुत ठंडा-ठंडा फील होता है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी कैपा मतलब एयर के पास अब कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सके। एयर के पास अब कैपेसिटी ही नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर पाए। तो वाटर वेपर्स को क्या बोलता है? भैया अब हमसे ना हो पाएगा, तुम बाहर चले जाओ, तुम अब निकल जाओ, तुम अब वाटर ड्रॉपलेट बन जाओ। क्यों? क्योंकि एयर में अब उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को अपने पास होल्ड करके रखे। इसीलिए सर सिचुएशन बनने लगता है रेनफॉल का। अब सर रेनफॉल होता है क्या? रेनफॉल होने से पहले, मतलब रेनफॉल मतलब क्या सर? बारिश की बूंदें बनाना पड़ेगा हमको पहले, और बारिश के बूंदें बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक सपोर्ट चाहिए सर, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए। तो सर जब जमीन के पास बहुत ठंडा का टाइम हो जाता है, ठंडे के दिनों में जब ठंडा का सीजन रहता है सर, ठीक है? उस वक़्त क्या होता है कि ज़मीन के पास भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है? उससे क्या हो जाता है कि ज़मीन के पास जो एयर होता है उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब सर ज़मीन के पास जो एयर है ना, अब वो भी बारिश जैसा कुछ करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, पता है क्या? हाइग्रोस्कोपिक निकला है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस को नहीं मिल पाता है। पता है वो क्या करता है? सर देखता है कि उसके अगल-बगल क्या है। देखता है ये घास का पत्ता। ये घास के पत्ते के ऊपर क्या हम वाटर ड्रॉपलेट बना सकते हैं? जी सर, बना सकते हैं। यहीं पे पानी का सिस्टम आने लगता है। सर इसको, ये जो घास का जो पत्ता होता है, इसको एज़ अ सपोर्ट सिस्टम लेके उसके ऊपर पूरा चारों तरफ से पानी की बूँदें बनने स्टार्ट हो जाती है। सर रेनफॉल माने क्या? पानी का बूँद स्टार्ट होना, ठीक है? अब ये मत सोचना कि बारिश होने लगेगा, नहीं। रेनफॉल मतलब पानी का बूँद बनना। सर पानी का बूँद बनना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर ठंडा का दिन में क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम है ग्राउंड के पास, इसीलिए वहाँ पे
एयर का जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब कम होता है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा ना, उतना ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स का बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। इसीलिए सर ग्राउंड के पास आप लोग देखते हैं कि ग्रास वगैरह एज़ अ सपोर्ट सिस्टम, एज़ अ बेस बिहेव करता है सर, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के लिए। आप लोग देखते हैं जो गाड़ी वगैरह है, गाड़ी का जो शीशा है, सीट है या फिर बोनेट है, सर वो सब भी एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बिहेव करने लगता है, एक सपोर्ट, एक बेस प्रोवाइड करता है रेन ड्रॉप बनाने के लिए। इसीलिए सर हम लोग को ओस ओस की बूंदें दिखती हैं ठंडे के दिनों में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू, 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 माउंटेन ड्यू नहीं, सब ड्यू, ठीक है, ओस, ओस। बोलिए भाई साहब। अब हाँ, जिसको पता ही नहीं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, आपको पहले का क्लास देखना पड़ेगा। जी भाई साहब, समझ में आया कि ओस की बूंदें क्यों हो रही हैं, क्यों बनती है ओस की बूंदें। अब मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, कि ये जो ओस की बूंदें बन रही हैं, ये जो ओस की बूंदें बन रही हैं, ये एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है, कौन समझ का आंसर दीजिएगा। ये जो ओस की बूंदें बन रही हैं, ये एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है। बस सोचना है और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है। सर एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है, और वो लोग जो अभी तक सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है। क्यों सर एबव द फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए बन रहा है ना, क्योंकि सर अगर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रहता ना, तो यहाँ पे हमको रेन ड्रॉपलेट नहीं दिखता, यहाँ पे हमको वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिखता, हमको क्या दिखता पता है, बर्फ जैसा दिखता। आपको बर्फ दिखता है ओस का बूंद में, नहीं, नहीं दिखता है। मतलब क्या है सर, एबव द फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब एग्जाम में पूछा जाए ड्यू जो होता है ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बनता है। सर झूठ बोल रहा है ये, झूठी है वो, झूठी है, मत जाओ उसके पीछे, झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। आप देखिए ये सिचुएशन, यहाँ के पत्तों में आपको ओस की बूंदें दिख रही हैं क्या, कि बर्फ जैसा सिचुएशन दिख रहा है। सर बर्फ जैसा सिचुएशन दिख रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये भी कहीं ना कहीं ओस जैसा ही है, पर यहाँ पे जो सिस्टम बना है, ये एबव द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है। सर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्नो जैसा फील होने लगता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलने लगते हैं ज्योग्राफी के भाषा में, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये होता है, ये होता है जो पत्ते वगैरह, जो बर्फ वगैरह आ जाता है पत्तों में, क्यों आ जाता है सर, सिमिलर, सिमिलर टू ड्यू, ड्यू जैसा ही है, ओस जैसे बन रहा है ना, वैसे ये भी बन रहा है, लेकिन सर यहाँ पे ज्यादा ठंडा है। आप देखिए ना, अगल बगल का ज्यादा ठंडा फील होगा आपको, अगल बगल ज्यादा ठंडा है, इसीलिए सर जो ड्यू पॉइंट होता है, जो ड्यू होता है ना सर, ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चल जाता है, इसीलिए वो बर्फ बन जाता है। इसीलिए यहाँ का कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉस्ट, एक नया नाम दे देते हैं इसको हम, फ्रॉस्ट। लेकिन बनने का प्रक्रिया जो है वो सिमिलर टू ड्यू है। आपको सर जितना भी ठंडे इलाके होंगे ना, जो भी बर्फीले इलाके होंगे, जो भी हायर लैटिट्यूड्स के इलाके होंगे, हायर एल्टीट्यूड्स के इलाके होंगे, वहां पे आपको ऐसा सिचुएशन दिखेगा। क्यों, क्योंकि सर वहां पे टेम्परेचर और बहुत कम है, फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, इसीलिए सर वहां पे ड्यू नहीं मिलता है हम लोग को, वहां पे फ्रॉस्ट मिलता है। बोलिए समझ में आया आप लोग को ड्यू क्या होता है, फ्रॉस्ट क्या होता है। तो हमने पूरा जितना भी दुनिया में जितना भी टाइप का कंडेंसेशन प्रोसेसेस हैं ज्योग्राफी में, हमने वो देख लिया। सबसे पहला चीज क्या देखा, मतलब कभी आप जाएंगे ना रशिया वगैरह, तो ये मत खुश हो जाइएगा कि यहाँ पे यार ओश क्यों नहीं आ रहा है,
यहाँ पे ओस की बूंदें क्यों नहीं दिख रही है यार? यहाँ पे मुझे जमा हुआ ओस क्यों दिख रहा है? यहाँ पे मुझे स्नो जैसा क्यों दिख रहा है पेड़-पौधे में? भाई साहब क्योंकि वहाँ पे जो ड्यू बनना था सर वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट पहुँच जा रहा है। दैट इज़ व्हाई वही ओस की बूंदें बनने से पहले ही वहाँ पे स्नो जैसा हो जा रहा है सर, इसीलिए उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन में, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में क्या-क्या चीज़ हमने पढ़ा, कोई मुझे बताएगा? पहला क्या पढ़ा था? पहला क्या पढ़ा था? क्लाउड्स। दूसरा क्या पढ़ा था? फॉग। तीसरा क्या पढ़ा? मिस्ट। चौथा क्या पढ़ा? हेज। पाँचवा क्या पढ़ा? स्मॉग। छठा फॉग। सातवां ड्यू। आठवां फ्रॉस्ट। आई होप जीवन में अब इन वर्डों से मतलब इन वर्ड्स से डर नहीं लगेगा। जिसको डर लगेगा प्लीज उस वक्त रिकॉर्डिंग एक बारी देख लेना। कल हम लोग तो आज के लिए लाइक इतना ही है, ठीक है?